हेलो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रेवोल्यूशन की, एक ऐसी क्रांति की जिसमें किंग गया, सिस्टम गया और दुनिया का फ्यूचर ही बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये मजेदार सफर। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, आप एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां सारा टैक्स आपको भरना पड़ता है, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो एक पैसा भी नहीं देते। कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना? बस यही गुस्सा था जिसने पूरे फ्रांस में आग लगा दी थी। तो कहानी शुरू होती है 18वीं सेंचुरी के फ्रांस से। सीन कुछ ऐसा था कि राजा बिल्कुल कंगाल हो चुका था और जनता बेहाल थी। और ये है हमारे मेन कैरेक्टर, किंग लुई द 16th। सिर्फ 20 साल की उम्र में 1774 में राजा बन गए और इनको गद्दी पे बैठते ही गिफ्ट में क्या मिला? एक खाली तिजोरी। सोचो। अब सवाल ये है कि फ्रांस इतना कंगाल हुआ कैसे? इसको ऐसे समझो, मानो आपका एक दोस्त है जो महंगी पार्टीज करता है, दूसरों की मदद में पैसे उड़ाता है और फिर आपसे उधार मांगता है। फ्रांस का हाल भी कुछ वैसा ही था। सालों तक चली लड़ाई, वर्साइज के शाही महल का जबरदस्त खर्चा और ऊपर से अमेरिका की ब्रिटेन से आज़ादी में मदद, इन सब ने मिलकर 2 बिलियन लीव्स, उस वक्त की करेंसी से भी ज्यादा का कर्जा चढ़ा दिया था। पर प्रॉब्लम सिर्फ पैसों की नहीं थी। फ्रांस की सोसाइटी, आप समझ लो, एक पिज्जा की तरह 3 हिस्सों में बटी हुई थी, जिसे कहते थे द 3 एस्टेट्स। पहला स्लाइस था फर्स्ट एस्टेट का, यानी क्लर्जी, चर्च के लोग। इनके पास आयशो आराम था, ढेर सारी जमीन थी और सबसे इंपॉर्टेंट, इनको 0 टैक्स देना पड़ता था। दूसरा स्लाइस था सेकेंड एस्टेट का, यानी नोबिलिटी। ये थे राजा के रिश्तेदार और खास लोग। इनके पास और भी ज्यादा पावर और प्रिविलेजेस थे। और टैक्स, अरे वो ये क्यों देंगे? बिल्कुल नहीं। और आखिरी और सबसे बड़ा स्लाइस था थर्ड एस्टेट का। इसमें आते थे बाकी सब लोग, किसान, मजदूर, लॉयर, बिजनेसमैन, मतलब लगभग 97% पॉपुलेशन। और अंदाजा लगाओ, सारे टैक्सेस कौन देता था? जी हाँ, यही लोग। सोचो, पूरे देश का बोझ अकेले इस थर्ड एस्टेट के कंधों पर था। ये तो वही बात हो गई कि काम सारे हम करें और मलाई कोई और खाए। उस वक्त के एक आर्टिस्ट ने इस पूरे अनफेयर सिस्टम को एक कार्टून से दिखाया था। देखो, इसमें एक गरीब किसान है जो अमीर नोबलमैन और क्लर्जी दोनों को अपनी पीठ पर उठाए हुए है। कितना साफ दिख रहा है कि हो क्या रहा था। हालात इतने खराब थे कि एक कहावत मशहूर हो गई थी, अमीर आदमी मकड़ी है और किसान मक्खी। मतलब मक्खी जाल बुनती है और बेचारी मक्खी उसमें फंस कर रह जाती है। बिल्कुल परफेक्ट डिस्क्रिप्शन था उस सिस्टम का। तो एक तरफ ये अनफेयर सिस्टम था और दूसरी तरफ आम लोगों के लिए जीना भी मुश्किल होता जा रहा था। हुआ ये कि फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन से बढ़कर 1789 तक 28 मिलियन हो गई, लेकिन अनाज उतना ही था। रिजल्ट, रोटी के दाम आसमान छूने लगे। लोगों के लिए पेट भरना एक डेली का संघर्ष बन गया था। लेकिन अब थर्ड एस्टेट में एक नया ग्रुप उभर रहा था, द मिडिल क्लास। ये पढ़े लिखे लोग थे, इनके पास पैसा था और इनके पास एक जोरदार रेवोल्यूशनरी आइडिया था। किसी को भी पैदा होने से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। इंसान की वैल्यू उसके काम से होनी चाहिए, उसके खानदान से नहीं। मेरिट ही सब कुछ है। और बस यहां से शुरू हुआ असली हल्ला बोल। जनता ने आखिरकार आवाज उठाना शुरू कर ही दिया। अपनी खाली तिजोरी को भरने के लिए किंग लुई ने सोचा, चलो और टैक्स लगाते हैं। इसके लिए उन्होंने 1775 साल में पहली बार 5 मई 1789 को तीनों एस्टेट्स की एक मीटिंग बुलाई, जिसे कहते थे एस्टेट्स जनरल। लेकिन मीटिंग में असली लफड़ा वोटिंग को लेकर हुआ। किंग का प्लान था हर एस्टेट का एक वोट। इससे तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट मिलकर हमेशा 2-1 से जीत जाते। गेम पहले से ही फिक्स था। लेकिन थर्ड एस्टेट ने डिमांड की, नहीं, हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए, फेयर प्ले होना चाहिए। राजा ने उनकी बात नहीं मानी और यहां से शुरू हुआ एक ऐसा मोमेंट जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। किंग के नो कहने के बाद थर्ड एस्टेट गुस्से में मीटिंग से वॉकआउट कर गई। वो लोग पास के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और 20 जून को एक कसम खाई कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक नया संविधान, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, वो यहां से हटेंगे नहीं। और इस कसम के बाद तो मानो इवेंट्स ने बुलेट ट्रेन को स्पीड पकड़ ली। देखिए चीजें कितनी तेजी से बदली। मई में मीटिंग, जून में कसम और फिर जुलाई में हुआ धमाका।
14 जुलाई को गुस्से से भरी भीड़ ने बैस्टील के किले पर हमला कर दिया। ये किला राजा की ताकत का सिंबल था। और एक मजेदार बात बताऊं, इतने बड़े डरावने किले में उस दिन सिर्फ 7 कैदी थे। फिर भी भीड़ ने उसे तोड़ डाला, क्योंकि ये आज़ादी का एक नया सिंबल बन गया था। इस हल्ला बोल के आगे राजा को झुकना पड़ा। एक नया फ्रांस बन रहा था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। 1791 के नए संविधान ने राजा की पावर को लिमिट कर दिया। अब पावर एक आदमी के हाथ में नहीं थी, बल्कि 3 हिस्सों में बट गई। लेजिस्लेचर, जो कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव, जो उन्हें लागू करेगी, और जुडिशरी, जो इंसाफ करेगी। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वोट देने का हक सबको नहीं मिला। सोचो, एक ऐसी रेवोल्यूशन जो इक्वालिटी के लिए लड़ी गई, उसने एक नई तरह की इनइक्वालिटी पैदा कर दी। सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को वोट का हक था, यानी 25 साल से ऊपर के वो मर्द जो ठीक ठाक टैक्स भरते थे। बाकी सब, जिसमें सारी औरतें और गरीब मर्द शामिल थे, वो पैसिव सिटीजन्स बनकर रह गए, बिना किसी वोटिंग राइट्स के। तो फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था, यानी राजा तो रहेगा, लेकिन उसकी पावर संविधान के नीचे होगी। तो सब आखिरकार ठीक हो गया, है ना? बिल्कुल नहीं। असली ड्रामा तो अभी शुरू होना बाकी था।